गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 के लिए आज चैप्टर फ्रिक्शन लेकर आए हैं और मैं दुर्गेश चौबे आपको चौबे साइंस पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट में बताइए, उसको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। हाफ ईयरली में आप लोग बेहतर मार्क्स लाइए, इसका मेरा मन है कि आप अच्छा मार्क्स लाइए। इस वजह से हम आपको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कुछ टॉपिक को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। पढ़ने का एक नया मोड लेकर आए हैं, यानी कि आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है और उस पर बने सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। फ्रिक्शन को कहा जाता है कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये जो बल होता है हमेशा किसी के विपरीत लगता है। ठीक है, कुछ सिचुएशन से हम लोग समझेंगे कि देखिए वहाँ पर एक बल है, जो बल वहाँ पर काम कर रहा है। जैसे फर्स्ट में बोला गया है, आप एक बॉल को क्या कीजिए, आप एक बॉल लिए और उस बॉल को आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स से आगे रोल कर दिए। कुछ समय जाने के बाद, कुछ समय पर जाने के बाद वो बॉल क्या होगा, आपको जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? वो इसलिए रुक जाएगा क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ पर जो ग्राउंड है उसके द्वारा एक अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है, यानी एक बल लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना हो तभी हमको एक फोर्स का ज़रूरत होगा, और किसी ऑब्जेक्ट को स्लो करना हो तभी हमको एक फोर्स का ज़रूरत होगा। जब हम बॉल को रोल किए तो फोर्स लगाए, जिसको मस्कुलर फोर्स कहा गया। लेकिन बॉल धीरे धीरे जाकर रुक गया तो ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स लगाया गया, जो कि आपके लिए अपोजिट फोर्स कहा जाएगा। पेन चल नहीं रहा, अपोजिट फोर्स कहा जाएगा, और उसको ग्राउंड के द्वारा अपोज किया गया है, और वो हम लोगों के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जो कि ग्राउंड के द्वारा अपोज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हेवी बॉक्स के बारे में कहा जा रहा है। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो बॉक्स जब हेवी होता है, लाइट होता है, उस समय कैसे फ्रिक्शन का अपना एक प्रभाव होता है। यानी कि यहाँ भी फ्रिक्शन है, इसी वजह से इस बॉक्स को देखिए, ये भाई साहब बहुत दम लगा के इस बॉक्स को खींच रहे हैं, लेकिन बॉक्स आपका मूव नहीं कर रहा है। बल लगाया जा रहा है कि ये इधर चले बॉक्स, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके अपोजिट में इतना ज़्यादा है कि ये बॉक्स को क्या कर रहा है, चलने नहीं दे रहा है। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स के हम लोगों को क्या जानेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है कि अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज, एक ऐसा बल जो हमेशा किसी के विरोध में लगता हो। देखिए दुनिया का नियम है, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास जरूर करेंगे। तो ये जो पीछे खींचने वाले भाई साहब हैं, यही भाई साहब आपके कौन से बल हैं, फ्रिक्शन फोर्स हैं। ठीक है, यही वो भाई साहब हैं जो हमेशा लोगों को पीछे खींचने का काम करते हैं नेचुरली। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई मोशन है, उस मोशन को क्या करने के, उस मोशन को विरोध करता है। कौन करता है विरोध? आपका फ्रिक्शन, व्हाट इज़ फोर्स लिखा गया है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसको क्या करता है, विरोध करता है, और उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ये एक प्रकार का हमेशा एक प्रकार का बल है जो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तो ये उस पर एक अपना बल लगाता है जो उसको विरोध करने का काम करता है। क्यों ये बात बोले कि किसी के ऊपर वो मूव कर रहा है, या फिर क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे लिए कांटेक्ट फोर्स होता है। जब तक सरफेस पर दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर ये घर्षण बल नहीं लगता है। और भी हम लोगों के पास आगे जब हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि एयर के साथ भी एक फ्रिक्शन लगता है, जो एयर के सरफेस पे हम लोग जब रहते हैं तब, यानी कि एयर कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्ट को चलने में अपोज करता है, तो वो भी एक प्रकार का फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, देखो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है बाबू। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर में हमेशा पूछ दिया जाएगा। तो कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये जो बल है, ये हमेशा एक्ट इन अ अपोजिट टू द डायरेक्शन विच एन ऑब्जेक्ट मूव। करा कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसके अपोजिट में हमेशा लगेगा।
अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो ये सरफेस फ्रिक्शन के इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं यहीं पर सेम सिचुएशन, अगर कोई आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर वो ये अपवर्ड मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स आपके लिए बैकवर्ड लगेगा। ये आपके लिए क्या कर रहा है, इधर डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आपके लिए क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। तो ये हम लोगों को देखना है। यहाँ भी थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, अपोजिट टू एक ही में बस स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, किसके, मूविंग ऑब्जेक्ट के। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो इसका भी कारण फ्रिक्शन ही होता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में, लेकिन अभी हम लोगों को ये देखना है कि वो जो बल है हम लोगों के लिए, अगर आप मोशन कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी दूसरे सरफेस द्वारा, अगर आप किसी सरफेस पे हैं तो उसी सरफेस द्वारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाया जाएगा, जिस बल का नाम आपके लिए क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हम लोगों के लिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स का कारण हो कि क्या होता है, क्यों लगता है सर फ्रिक्शन फोर्स। तो कह रहा है कि जो हमारे पास देखिए, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा फ्रिक्शन आर कॉज्ड बाय interlocking of irregularities in the surface of two objects which are in the contact of each other। करा कि अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट को रखा गया है और वो दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, इरेगुलरिटीज़ कहने का मतलब उनमें रफनेस है, तो वो रफनेस एक दूसरे को इंटरलॉक करता है और वहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस के इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से और उनके बीच में इंटरलॉकिंग होने की वजह से ही लगता है। अगर सरफेस आपका पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए, यानी ये एस लिख रहे हैं, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, एस लिख रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों स्मूथ हो जाए तो वहाँ पर तकरीबन फोर्स ना के बराबर लगेगा और हम लोग नो फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। वैसे तो फ्रिक्शन हमारे पास थोड़ा बहुत लगता ही लगता है, लेकिन ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर फ्रिक्शन ना के बराबर है। लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन को बढ़ाना होगा तो आपके पास सरफेस का नेचर क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, और उनकी इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वही हमारे पास फ्रिक्शन को उत्पन्न करने में मदद करती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट फ्रिक्शन, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी फ्रिक्शन उनके द्वारा आपको कम बेसी करने को मिलेगा, उनका प्रभाव देखने को मिलेगा फ्रिक्शन पर। तो कह रहा है कि फ्रिक्शन पर उनका क्या होता है, दोनों सरफेस का नेचर अभी हम बताएं। आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है, इसके सरफेस में कांटेक्ट कराइए, इसके सरफेस में भी एक कांटेक्ट कराइए। ये आप इसको स्मूथ रख लीजिए, इसको भी स्मूथ, इसको भी रफ़, इसको भी रफ़, ठीक है, इसको भी रफ़ रख लीजिए। अब जो हम लोगों के पास ये लाइन दे बोला है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए सरफेस का नेचर बोल रहा है, तो सरफेस का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके स्मूथनेस और रफनेस पर ही डिसाइड करेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आपको कम लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का सरफेस पूरी तरीके से रफ़ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आपको ज़्यादा लगेगा। यानी कि रफनेस आर द फैक्टर, ये एक हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को, हम लोग अभी देखें कि उसकी इरेगुलरिटीज़ ही फ्रिक्शन के कारण होती है, तो आपको फ्रिक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन आपका ज़्यादा लगता है जब रफनेस होता है तो, और स्मूथनेस होता है तो कम लगता है। द फोर्स विच टू सरफेस प्रेस्ड टुगेदर, कह रहा है कि ऐसा बल जो दो सरफेस पर उसको प्रेस्ड किया गया हो, यानी कि उसके प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रेस्ड कहने का मतलब वहाँ पर वेट ही आपके लिए क्या करता है, काम करता है। अगर यहाँ पर देखें हम लोग 5 kg का ये है और ये 10 kg का है,
अब बोले कि आपको किसको चलाने में मुसीबत होगी, तो आप जाहिर सी बात करेंगे कि 10 केजी वाले को चलाने में मुसीबत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वेट है वो क्या बढ़ा रहा है, वहाँ पर एक प्रेशर बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से हम लोगों को फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेस्ड करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कम प्रेस्ड करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। और ये कहीं ना कहीं हेवी लाइट का ही हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है, जिसके वजह से हमारा फोर्स बढ़ता घटता है। और कौन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता घटता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, पांचवा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अब सिचुएशन समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। थोड़ा सा ये जो प्रकार हैं फ्रिक्शन के, वहाँ पर थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन बच जाता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के क्या होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं। ये एक समझने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है। ये रेस्ट में क्यों है, इसका कारण फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये जिस सरफेस पर रखा गया है उसके बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो इतना ज़्यादा है अभी कि इस पे लगने वाली बाहरी बल उसको क्या कर रही हैं, ओवरकम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। जैसे ही आप यहाँ से कोई बाहरी बल को लगाइएगा, और ये जब बल आपको क्या करेगा, इस यहाँ पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, यानी कि उसको क्या कर जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो पहला प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम फोर्स है, उस समय का सबसे ज़्यादा फोर्स जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ऑब्जेक्ट या तो टेंड्स टू मूव करे या फिर स्लिप ओवर द सरफेस, यानी ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो वो लगेगा कि चल रहा है, चल नहीं रहा है, वो एक्चुअली में उस पर स्लिप कर रहा है। कहीं ना कहीं वो क्या होता है, मूवमेंट उसमें होती है वो ज़बरदस्ती, यानी कि आप फ्रिक्शन को बहुत कम तोड़ पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट अपने आप को मूवमेंट में लाना चाहता है। और उस समय जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट चलने के प्रयास में है, और उस समय तो एक बल लगाया जाता होगा दूसरे सरफेस के द्वारा, उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक में, स्लाइडिंग में, और आपके पास क्या, रोलिंग में सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा घर्षण बल होता है जो उस समय पे लगता है जब हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, आपके सरफेस पर जो हमारा सरफेस है जो ये, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो चलने का प्रयास अभी कर ही रहा है, तब का जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी अपने घर में छोटे बच्चे को, क्या होता है ना, छोटे बच्चे को हम लोग दुकान लेके जाते हैं, और वो बोल रहा है कि ये हमको खरीदवा ही दो, और तुम नहीं खरीदवा रहा है तो वो क्या कर दिया, वहीं पर बैठ गया। अब तुम उसको बहुत बल से खींच रहा है कि चलो लोग देख रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो उस समय का जो है वो चलेगा नहीं, वो घिसटाता जाएगा, यानी कि वो प्रयास में है, आप प्रयास में है कि वो चले। तो उस समय जो उस पर बल लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो अपने वेट द्वारा या फिर अपने किसी चीज़ द्वारा वो जो फ्रिक्शन लगा रहा है ग्राउंड के साथ, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, और हम लोगों के पास जो अगला फ्रिक्शन है वो आपके लिए क्या है, अगला फ्रिक्शन हम लोगों के पास, ओहो यस, अगला फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन में कह रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली ओवर द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरीके से अब हम लोगों के पास कोई है, और वो कह रहा है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है, यानी ये ऑब्जेक्ट अब चलने लगा है। पहला ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा था कि चलेगा, लेकिन चल नहीं रहा था, इसमें थोड़ी सी गति आ गई और ये चलने लगा। और ये कब का मोमेंट बना, ये रुका हुआ था तो स्टैटिक था, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके ग्राउंड द्वारा 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया था। ठीक है,
और आप भी 2 न्यूटन लगा रहे थे, तब तक समय में ये स्टैटिक होता है। या अब जैसे ही आप 4 न्यूटन लगाने लगेंगे, यानी कि थोड़ा सा इधर से जो एक्सटर्नल बल होगा उसको बढ़ाइएगा, तो ये धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन उस समय भी एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता होगा, और वो आपके लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करने लगता है। ठीक है, अगला जो फ्रिक्शन है वो हम लोगों के लिए रोलिंग फ्रिक्शन है। ये हमारे लिए क्या कर रहा है कि एक आपके पास बुक में भी आप लोगों को क्या दिया गया होगा, ये एग्जाम्पल दिया होगा कि बुक वाला ऐसे आप लोग पेंसिल लगा लीजिए और उस पर बुक को क्या करेंगे, हम लोग रोल करेंगे। तो जब रोल करेंगे तो इस जो ये हमारे पास डंडा है उसको, और वो हमारा जो आप सरफेस क्या रखें, टेबल रखिए, बेंच रखिए, जो भी रखिए, उसके द्वारा इस पे फोर्स लगाया जाएगा, जो कि बहुत ही कम बल लगाया जाएगा और ये आसानी से मूव करेगा। ये आपके पास एक गति के साथ भी मूव कर सकता है, ये एक स्पीड के साथ भी मूव कर सकता है। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगता है। तो यहाँ तक हम लोगों के पास चैप्टर हो गया। आगे में हम लोग आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन, और उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन करके हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही करके बहुत सारे, और आपको और भी कोई चैप्टर चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसमें भी उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। अभी इससे आपको और भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास 10 क्लास के लिए भी आपके पास वीडियो आने वाला है और आएगा ही। ठीक है, आज 5 सितंबर है, तो शुरुआत किए आज से, और कोशिश करेंगे कि आपका हाफ ईयरली में ज़रूर अच्छा मार्क्स आए। ज़रूर आप लोग रिव्यू दीजिए कि सर ये जो मोड है, यानी एक क्वेश्चन के तौर पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पे हम लोगों के लिए कितना आसान होने वाला है। ये सब जो आपका डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बेहतरीन से पढ़ो, सब अच्छा मार्क्स लाओ।